हेलो बच्चे, अचीवर्स एकेडमी केरला में स्वागत है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि मान लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई धारावाही लूप आपका रखा हुआ है। इसमें क्या रखा हुआ है? कोई धारावाही लूप रखा हुआ है। उसमें मैंने मान ली कि कोई एक आयताकार कुंडली आपकी रखी हुई है ऐसे, ये कोई आपकी एक ऐसे आयताकार कुंडली इसमें रखी हुई है भाई। ठीक है, ये आयताकार कुंडली इसमें कोई रखी हुई है जिसपे अलग अलग सिरों पे अलग अलग बल काम करेगा भाई। इस पे डिस्कस करें तो बल एक इधर काम कर रहा होगा, इस पे इधर काम कर रहा होगा और इस पे ऊपर की ओर काम कर रहा होगा। बात समझ में आ गई? ये F2 काम कर रहा होगा ऐसे, इस पे ऊपर F3 काम कर रहा होगा और इस पे जो काम कर रहा होगा F4 काम कर रहा होगा। तो ऐसे अलग अलग भागों पे, जो इसके चार अलग अलग भाग हैं, उन पर अलग अलग चार बल कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। यदि चालक तार को किसी भी आकृति कुंडली में परिवर्तित कर दे, जैसे हमने आयताकार कुंडली में ले लिया, तो जैसे हम आयताकार कुंडली में हम इसे लेके चलते हैं तो हम देखेंगे कि आयताकार कुंडली की प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करेगा, अलग अलग बल कार्य करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के विभिन्न खंडों पर चुंबकीय बल जो है कार्य करते हैं और इन चुंबकीय बलों का सदिश योग अर्थात उनका परिणामी बल शून्य होता है। अगर इनका हम सदिश योग निकालें इन चारों बलों का, तो उसका योग कितना होगा? आपका शून्य होगा। ठीक है, लेकिन इन बलों के कारण कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्णों का सदिश योग अर्थात परिणामी प्राय शून्य नहीं होता। लेकिन अगर हम इनका परिणामी बल आघूर्ण इनका निकालें तो परिणामी बल आघूर्ण कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयत्न करता है। इस पर जो है क्या करेगा? बल आघूर्ण कार्य कर रहा और वो क्या काम करेगा? तो घुमाने का प्रयत्न करेगा। अगर ये ऐसे रखा हो, जैसे ऐसे लंबवत करने का प्रयत्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र की। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, अगर पूछ ले आपके परिणामी बल कितना है, तो परिणामी बल तो शून्य है, लेकिन जो आपका बल आघूर्ण की अगर हम बात करते हैं, परिणामी बल आघूर्ण कुछ ना कुछ लगेगा और वो बल आघूर्ण क्या करेगा? इसे इस अवस्था से घुमा के इस अवस्था में करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है भाई, अगर हम इसके लिए व्यंजक निकालते हैं तो वो व्यंजक देख लेंगे कि अगर मैंने मान लिया इनके नाम रख दिए ABCD कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। लंबाई मान लिया हमने इसकी L मान ली और चौड़ाई हमने B मान ली, तो AB बराबर CD बराबर L मान लिया और भाई AD बराबर BC बराबर हमने A मान लिया। मीन्स ये L है और ये B है, सॉरी A नहीं B है। ठीक है भैया, हमने मान लिया कि इसकी लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करते हैं कि F1 के लिए डिस्कस करें, अगर हम कि भाई F1 के लिए बल कितना काम करेगा, F1 F2 F3 के मान निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये हमने डायरेक्शन गलत लिया, ये डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। ठीक है, देखो तो हम लेते हैं नंबर 1, AB पृष्ठ पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला, मैं इस लाइन में लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखना। लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा भाई? F1 बराबर, अगर I विद्युत धारा जा रही है, B चुंबकीय क्षेत्र है और L इसकी लंबाई है, तो IBL sin थीटा। F बराबर IBL sin थीटा पढ़ा था आपने, तो F1 बराबर IBL sin थीटा। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर होगी? कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। अगर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी, इधर ऐसे जाओगी, इधर ऐसे जाओगी, इधर ऐसे जाओगी। बात समझ में आ गई भाई? अगर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इस अवस्था में क्या होगा आपका कि ऐसे रख देंगे भाई। मैंने बताया था हाथ को इस प्रकार फैलाया कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो तथा उंगलियां जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस दिशा में हो, तब लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र हथेली के तरह के लंबवत होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? तो जैसे आप इसे ऐसे रखेंगे, रखने के बाद उंगलियां बाहर की ओर आ रही, ये नहीं मानते, जबकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो इसलिए क्या होगा? इसमें कागज के तल के लंबवत किधर काम करेगा? आपका नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, भुजा AB के कारण। ऐसी सेम केस भुजा किसके कारण भाई?
BC के कारण अगर कंसीडर करूँ, किसके कारण? BC के कारण। ये BC क्या है, इकट्ठे ले लो, पहले AB हो गया ना, DC के लिए ले लो आप पहले। तो DC के कारण अगर मैं निकालूं तो F2 बराबर हो जाएगा आपका IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। लेकिन एक बात और देखो, ये क्या होगा आपका लंबवत होगा ना, तो साइन थीटा का मान साइन 90 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 90, तो हट जाएगा क्या? इसकी दिशा किधर होगी, लंबवत नीचे की, और इसकी दिशा किधर होगी, लंबवत ऊपर की। देख लो आप, ये नहीं मानते, ठीक है? बात समझ में आ रही भाई? अरे क्लियर है? चलो अब AD और BC को अगर आप देखते हैं, भुजा AD और BC को देख रहे हैं, AD और BC पे जो बल कार्य कर रहे हैं वे परस्पर बराबर है, लेकिन विपरीत दिशा में, तो ऊपर नीचे कम कर दे, F3 बराबर F4 है, लेकिन क्या है, आपस में बराबर है और दिशा क्या है आपकी, विपरीत है, इसलिए परिणामी बल क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, शून्य। परिणामी बल कितना हो जाएगा आपका, शून्य। बात इस समझ में आई भाई? क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि इस पे केवल दो बल कार्य कर रहे हैं, कौन से, F1 और F2। तो दो बल कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, ये दो बल के कारण इसमें एक विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, विक्षेपक बल गुण कार्य करता है, जो कि इस लूप को घुमाने का प्रयत्न करता है या घुमाता है। बात समझ में आ गई? और जैसे ही आपका घूमना शुरू करता है तो स्थिति कैसे बन के आ जाती है वो देख लेंगे। अब आप मान लिया मैं भाई इस भुजा को कंसीडर करके चल रहा, कोई सी भुजा को ले लिया मैंने, वो थीटा कोण पे है चुंबकीय क्षेत्र में, कितने कोण पे है, मान लिया ऐसे है, ये कोई भुजा है, ठीक है, ये कोई भुजा रखी हुई है किसी आयत की, यहाँ से ऐसे, और कितने कोण पे है आपकी, थीटा कोण पे है। थीटा कोण मान लिया F1 बल कार्य कर रहा है ऐसे, ठीक है, और ये अगर मैं इसे ऐसे ले लूं तो ये कितना कोण है आपका, थीटा कोण है। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? और ये इसकी भुजा कितनी है, B है, ये इसकी चौड़ाई होगी B इस स्थिति में, ठीक है, और भाई इस पर जो है कार्य कर रहा बल कितना, F2, ये F2 कार्य कर रहा आपका, ठीक है। और ये बात करते हैं अगर हम, ये B हो गया, ये थीटा हो गया, तो B cos थीटा, और ये कितना होगा, B sin थीटा। बात समझ में, ये कितना B cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका B sin थीटा। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा? चलो अब अगर हमें बल आघूर्ण निकालना है, उत्पन्न बल या आघूर्ण, जो विक्षेपक बल युग्म है इसके कारण उत्पन्न बल आघूर्ण अगर आपको कंसीडर करना है तो कितना होगा, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल गुणा लंबवत दूरी F गुणा लंबवत दूरी कितनी है भाई आपकी, लंबवत दूरी ये वाली होगी। बात समझ में आ गई? तो लंबवत दूरी कितनी लेंगे आप, लंबवत दूरी ले लेंगे आप, ये ऐसे लिख दो लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी इनके बीच की लंबवत दूरी यही तो होगी, ये इसलिए तो दिखा कि B sin थीटा कैसा होगा। तो F का मान कितना, IBL गुणा लंबवत दूरी कितनी, B sin थीटा। बताओ क्लियर है क्या भाई? IBL B sin थीटा आ गया, क्लियर है? चलो तो बराबर देखेंगे IBL गुणा स्मॉल b किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, तो IBA sin थीटा, ये बल आघूर्ण का सूत्र निकलेगा, तो बराबर होता है IBA या IAB sin थीटा। अलग अलग स्थिति हो सकती है कि यदि ये वाली भुजा इसके समांतर है तो थीटा का मान 0 डिग्री, विपरीत दिशा में 180 डिग्री, और ये लंबवत है तो क्या होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अलग अलग केस हम जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। यदि कुंडली पर, जो ये आयताकार कुंडली है, इस पर फेरों की संख्या, यदि कुंडली पर फेरों की संख्या कैपिटल N है, फेरों की संख्या कितनी है आपकी, कैपिटल N है, तो तब क्या होगा भाई, तो बराबर आपका हो जाएगा NIAB sin थीटा, तब आपका सूत्र ये वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, सूत्र इंपोर्टेंट है, आगे तक भी जुड़ने वाला है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुंडली लंबवत है तो बराबर क्या हो जाएगा NIAB। यदि ये वाली भुजा इसके लंबवत है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टो मैक्स अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न होगा उस स्थिति में NIAB। ठीक है, ये सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे। समझ में आ गया होगा क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो ये वाली जो भुजाएं होती है इनका परिणामी बल शून्य है, इनके कारण दो बल कार्य करेंगे, और दोनों बल को जो क्रिया, दोनों बल के द्वारा जो बल कार्य करे उससे विक्षेपक बल युग्म बोलते हैं, जिसके कारण इसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसका मान टो बराबर IBA sin थीटा होगा, और अगर अधिकतम निकालने हैं तो IAB हो जाएगा, N फेरे हैं तो NIAB sin थीटा होगा या NIAB होगा। क्लियर?
ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए अब इसमें जो है नोट कर लेंगे। अब इससे आगे हम स्टडी करते हैं बच्चों धारा मापी। ये धारा मापी क्या होता है आपको? धारा मापी को इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अगर कभी आपको एक्सपेरिमेंट का मौका मिलता है तो सबसे ज्यादा यही होता है गैल्वेनोमीटर का, धारा मापी का, जो धारा को मापता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम धारा मापी और गैल्वेनोमीटर, तो एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को ज्ञात करने तथा धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये ज्ञात करेगा कि वहां वैद्युत धारा है या नहीं है, और दूसरी बात वैद्युत धारा के मान को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं धारा मापी की बात कर रहा हूं तो धारा मापी आपके दो प्रकार के होंगे। इसका प्रयोग होता है धारा को की उपस्थिति ज्ञात करने तथा धारा का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है भाई, ये दो तरह के होते हैं आपके धारा मापी। गैल्वेनोमीटर से इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई। प्रक्षेप धारा मापी, एक तो होता है आपका प्रक्षेप धारा मापी, और दूसरा होता है आपका रुद्ध दोलन धारा मापी। रुद्ध दोलन धारा मापी, रुद्ध दोलन धारा मापी, रुद्ध दोलन धारा मापी। बंद करते हैं। तो नंबर 2 होता है आपका रुद्ध दोलन धारा मापी। ठीक है जी। तो प्रक्षेप धारा मापी क्या होता है? धारा मापी का प्रयोग परिपथ में प्रवाहित अक्षणिक धारा अथवा आवेश प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाए? अक्षणिक धारा अथवा आवेश प्रवाह। क्योंकि आवेश प्रवाह में क्या होता है, आपकी जो धारा प्रवाहित होती है बहुत ही कम धारा प्रवाहित होती है। तो अक्षणिक धारा अथवा आवेश प्रवाह की जो धारा होती है उसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? प्रक्षेप धारा मापी का। और जो नेक्स्ट होता है आपका रुद्ध दोलन धारा मापी, इसका जो प्रयोग किया जाता है मुख्यतः धारा मापन के लिए किया जाता है। मुख्यतः जो मेन धारा होती है उसे मापन के लिए किया जाता है, मुख्यतः धारा मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग होता है मुख्यतः धारा मापन के लिए, रुद्ध दोलन धारा मापी। तो अब इसमें रुद्ध दोलन धारा मापी के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी, और दूसरा होता है चल चुंबक धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी। ठीक है भाई। चल कुंडली धारा मापी जैसे नाम से क्लियर है कि इसमें कुंडली गति कर रही होगी। ठीक है, चुंबक आपकी रेस्ट में रहेगी। ठीक है, और चल चुंबक का मतलब है इसमें चुंबक गति कर रही होगी और कुंडली आपकी विराम अवस्था में होगी। आपके जो सिलेबस में है वो केवल चल कुंडली धारा मापी है। कौन सा है? चल कुंडली धारा मापी है। चल कुंडली धारा मापी है, तो जैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और इसके दो भाग होते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं। कैसे डालना? फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो चल कुंडली धारा मापी के दो भाग होते हैं। निलंबित कुंडली धारा मापी पहला होता है, निलंबित कुंडली धारा मापी। नंबर 2 आपका होता है किलकित कुंडली धारा मापी। कुंडली धारा मापी। ठीक है भाई, ये दोनों आपके सिलेबस में है, ये आप अपना सिलेबस का पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? किसी नोट कर लेंगे।
अब हम इसमें आगे जो डिस्कस करते हैं, चल कुंडली धारा मापी डिस्कस करेंगे। उसका पहला भाग, पहली हेडिंग डाल देंगे निलंबित कुंडली धारा मापी, या अभी भाग कुछ ना डालो, क्योंकि इनमें जो है जिनकी कंस्ट्रक्शन जो संरचना होती है उसमें कोई अंतर नहीं होता। इनके थोड़ा बहुत संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है, इनकी संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता है। सिद्धांत और कार्यविधि समान होती है दोनों की, ठीक है। संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है और इनके जो सिद्धांत होता है उसमें कार्यविधि में कोई अंतर नहीं होता, वे एक समान होती है। निलंबित जो कुंडली धारामापी होता है उसमें धारावाहिक कुंडली फॉस्फोर ब्रोंज की एक पत्ती से लटकी रहती है। एक धारावाहिक कुंडली होगी, वो फॉस्फोर ब्रोंज की एक पत्ती लगी होगी ऊपर, उससे लटकी रहती है तथा उसके विक्षेप को एक लैंप पत्ती से संबंधित समतल दर्पण तथा पैमाने की सहायता से मापते रहते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब इसमें जो है फॉस्फोर ब्रोंज की एक पत्ती लगी रहेगी जिसमें जो है क्या लटकी रहेगी, एक कुंडली लटकी रहेगी, ठीक है, और उसके विक्षेप को हम क्या करेंगे, एक लैंप पत्ती से संबंधित समतल दर्पण या पैमाना लगा हुआ है उस पर हम इस पर जो है ना पढ़ते रहते हैं, ठीक है। जबकि किलकित कुंडली धारामापी में क्या होता है, धारावाहिक कुंडली दो चूलों के बीच में किलकित रहती है, दो पैचों के बीच में दबी रहेगी, आपकी बात समझ में आ गई। और इसके विक्षेप को हम कुंडली से जुड़ी जो एल्युमिनियम के संकेतक की सहायता से वर्ताकार पैमाने पर मापते हैं। देखो किलकित कुंडली धारामापी का तो उदाहरण आपके सामने है कि घरों में एमीटर लगे रहे और उसमें सुई लगी रहे, वो ऐसे ऐसे घूमती है, तो किलकित कुंडली धारामापी का तो वो एग्जांपल है आपका, ठीक है। सिद्धांत क्या होता है भाई, सिद्धांत देख लेंगे कि ये सिद्धांत पर कार्य करता है टो बराबर NIAB sin थीटा, जो ऊपर मैंने पढ़ा कि भाई इससे क्या काम करेंगे, जैसे ही आपका जो है ना कोई कुंडली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद उस पर जो है बल आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है, वो बल आघूर्ण कितना होता है, टो बराबर NIAB sin थीटा। तो इसी सिद्धांत पे कार्य करेंगी और जो भी इनकी संरचना में जो भी अंतर है वो हम इसमें जो है ना लिखवाएंगे, ठीक है, वो इसमें आपको लिखवाया जाएगा। सबसे नंबर 1 आपका आता है, तो सिद्धांत आपका हो गया भाई, रचना पता लग गया आपको क्या क्या होता है रचना में अंतर, कि रचना में जो है इसमें फॉस्फोर ब्रोंज की किसमें निलंबित कुंडली धारामापी में जो आपका होता है, निलंबित कुंडली धारामापी में क्या होता है, इसमें फॉस्फोर ब्रोंज की पत्ती लगी रहे, फॉस्फोर ब्रोंज की पत्ती से कुंडली लटकी रहती है, ठीक है भाई। और तब हम क्या करेंगे, अब लैंप दर्पण एवं मीटर पैमाने की सहायता से हम इसके मान नोट करते रहेंगे, मीटर पैमाने की सहायता से मान ज्ञात करते हैं, ठीक है भाई, सहायता। जबकि किलकित में क्या होता है, किलकित में जो आपकी कुंडली होती है, जो आपकी क्या होती है, धारावाहिक कुंडली होती है, वो दो चूलों के बीच में किलकित रहती है, कुंडली दो चूलों के बीच में किलकित रहती है, ठीक है भाई। तो ये इसकी इनकी आकृति में मैं अंतर आपको बता रहा हूँ, तो ये किलकित रहती है दो उसके बीच में, और एल्युमिनियम का इसमें संकेतक लगा है वर्ताकार पैमाने, एल्युमिनियम का संकेतक वर्ताकार पैमाने पर विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मान प्रदर्शित करता है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये तो इनका हो गया किसमें अंतर, ये हो गया इनकी रचना में अंतर, ठीक है। आगे आता है आपका सिद्धांत समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और सिद्धांत होता है टो बराबर NIAB sin थीटा, टो बराबर NIAB sin थीटा, कि अगर हम किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण यदि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, फेरों की संख्या कैपिटल N है तथा लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र B है, तो तब बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, टो बराबर NIAB रह गया, और प्रवाहित धारा क्या है आपका I है, तो टो बराबर क्या हो जाएगा NIAB sin थीटा। तो ये इसका सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद इसमें हेडिंग डालेंगे निलंबित कुंडली
हाँ। और इसका एक डायग्राम आपको बुक में दे रखा है, वो आप डायग्राम इसमें तैयार कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, इसमें कुंडली लगी होगी ऐसे, यहाँ से ऐसे होगा ये आपका। ठीक है भाई, ये कैपेलेक्टिड है, अभी बताया था आपको, फोस्टर ब्रोंज की पत्ती पे, और इसके ऊपर लगा होगा समतल दर्पण। ये बाहर जो लगा हुआ है एल्युमिनियम का फ्रेम है आपका, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, और ऊपर लगा होगा इस पर ये ऊपर आपका हो गया दर्पण ऐसे, और ये बंधा रहेगा फोस्टर ब्रोंज की पत्ती से, बड़ी सी दिखा दूंगा आपको, यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने इसे छोटी सी दिखाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये मरोड़ टोपी बोलते हैं इसे, मरोड़ टोपी इसे बोलते हैं, और यहाँ T1 लगा रहेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे इसकी जो है ना पूरी कंस्ट्रक्शन आप तैयार कर लेंगे। यहाँ मैग्नेट लगी होंगी, ठीक है, जो मैग्नेट के बीच में आपका रखा हुआ है, बात समझ में आ गई। और नीचे जो है फिर आपका एक पिवोट लगा रहेगा, ये पेंच लगा रहेगा, उसकी सहायता से एक स्प्रिंग लगा रहेगा यहाँ से, और यहाँ से फिर एक T2 टोपी ऐसे लगा देंगे, जैसे T1 यहाँ लगा रहेगा आपका, ऐसे T2 यहाँ लगा रहेगा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ये एंड हो जाएगा आपका, ये ऐसे हो जाएगा, इसे आप बना लेंगे। ठीक है, निलंबित कुंडली धारा मापी आपका ये होता है।